फिल्म जो है इसका मतलब जो विधियां बनाई जा रही हैं संसद द्वारा राज्यों की सूची के विषय में थी, वो भी एक ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है कि वही विधियां हमेशा के लिए रहेंगी। हस्तक्षेप कह सकते हैं कि हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है, बल्कि इमरजेंसी जो कुछ आपात प्रावधान दिए गए हैं कि इस दौरान बनाई जा सकती है। ठीक है। अब एक सबसे बड़ा आरोप लगता है भारतीय संविधान के एकात्मक होने पर, और वो आरोप है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस जो लिखे गए हैं, आपात उपबंध जो लिखे गए हैं, उनके बारे में क्या है। आपात प्रावधान क्या है, आपात प्रावधान क्या है। ठीक है। डिटेल तो जब अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पर एकात्मकता के रूप में किस तरीके से इमरजेंसी प्रोविजंस की चर्चा की जा सकती है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में कोई आपात स्थिति आ जाए, यानी कि संविधान के अनुसार शासन न हो। इकोनॉमिक स्तर पर मुद्रा की क्रेडिट खराब हो रही हो, उस दौरान 3 तरीके की इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है, आपात प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। अब मेन बात आती है कि इस दौरान आपका जो संविधान है यह सेंट्रलाइज हो जाता है। इस तीनों के दौरान संविधान सेंट्रलाइज हो जाता है। अब अगर हमें जवाब देना है कि ये सेंट्रलाइज हो जाता है तो उसका मायने क्या निकालना चाहिए। क्या ये संघीय नियमों के विरुद्ध हो जाता है, या जिस संघ परिसंघ के रूप में भारत की स्थापना की गई है उसके विरुद्ध हो जाएगा और संघीयता हमारी खत्म हो जाएगी, फेडरलिज्म हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है या कोई और बात है। तो जब इनके हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे तो क्या निकल करके आएगा। नेशनल इमरजेंसी 3 आधार है, युद्ध, वाह्य आक्रमण और ठीक है सशस्त्र विद्रोह। 3 आधारों पर राज्य में इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। इसका आधार है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं। और इकोनॉमिक इमरजेंसी, इसका क्या आधार है, इकोनॉमिक इमरजेंसी का क्या आधार है। क्रेडिट या प्रत्यय संकट मुद्रा के लिए। ठीक, ये 3 आधारों पर इन इमरजेंसी प्रोविजंस की व्यवस्था की गई है। अब बात आती है, कभी भी युद्ध की अगर स्थिति बनती है तो भारत के विरुद्ध युद्ध होगा या किसी स्टेट के विरुद्ध। युद्ध की स्थिति
भारत में शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। देश विदेश की नीति बढ़िया बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। युद्ध जैसी आपातिक स्थिति आती है तो वो भारत के विरुद्ध मानी जानी चाहिए या राज्य के विरुद्ध मानी जानी चाहिए, तो उत्तर मिलेगा क्या? ये भारत के विरुद्ध। सुरक्षा संकट को मेंटेन करना, सुरक्षा डिस्टर्ब ना होने पाए मेंटेन करना, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, चाहे वो बाह्य आक्रमण की स्थिति हो। जितने भी हमारे बॉर्डर के राज्य हैं, अगर उन पर कोई भी विदेशी शक्ति आक्रमण करती है तो भारत पर आक्रमण होता है। वो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण, लद्दाख पर आक्रमण, अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण, सिक्किम पर आक्रमण ना होकर के भारत पर आक्रमण होता है। तो क्या ऐसी स्थितियों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनको छोड़ दिया जाए? इनको छोड़ दिया जाए कि आप निपटिए, आप पर आक्रमण हुआ है, या भारत पर आक्रमण हुआ है, भारत सरकार मोर्चा संभाले? तो जब भारत सरकार मोर्चा संभालेगी, ऐसी आपात स्थितियों में जब भारत सरकार मोर्चा संभालेगी तो वहां पर सेना का संचरण, अन्य गाइडलाइंस देना, तो उन गाइडलाइंस के लिए दो सेंटर्स नहीं हो सकते हैं कि एक केंद्र के पास अधिकार रहे, एक राज्य के पास अधिकार रहे। राज्य ऐसा नहीं कह सकता है कि यह हमारी सीमा क्षेत्र के भीतर का मामला है तो आपसे कोई मतलब नहीं है, ये भारत की सीमा क्षेत्र का मामला है। राज्य ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता है कि आपसे कोई मतलब नहीं है, ये भारत की सीमा का मामला है। इसलिए मोर्चा संभालना पड़ेगा भारत सरकार को, केंद्र को, संघ को, संसद को, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होता है सेना का। तो अब पता चला कि स्थान यूज करने हैं, आवागमन करना है सेना का, कोई अन्य गुप्त बातें होनी हैं। दो अथॉरिटीज के पास अगर पावर पहुंच जाएगी तो डिस्टरबेंस होगा। ऐसे विशेष परिस्थिति में, विशेष इमरजेंसी स्थितियों में सिर्फ एक केंद्र में ही शक्ति का निहित होना अनिवार्य है, अदरवाइज इसका परिणाम दुष्परिणाम के रूप में होगा। इसलिए भारत सरकार को जिम्मेदारी दी गई, संघ को जिम्मेदारी दी गई कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय जब सीमाएं हमारी असुरक्षित हो जाए, तो राज्य की सीमाएं नहीं असुरक्षित होती हैं, भारत की सीमाएं असुरक्षित होती हैं, ठीक है। और भारत की सीमाएं जब असुरक्षित होंगी तो केंद्र की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे सुरक्षा प्रदान करे। इसलिए सारी शक्तियां एक ही स्थान पर निहित हो जाती हैं। बात क्लियर है? ठीक है, एक ही अथॉरिटी में। इसी तरह सशस्त्र विद्रोह की बात है, ये आपके 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह से पहले लिखा हुआ था अभ्यंतरिक अशांति, यानी अशांति तो बहुत छोटे मोटे स्तर पर भी हो सकती है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह एक अलग बात होती है। अब जब कभी भी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आएगी तो राज्य विशेष के विरुद्ध नहीं होगी, ठीक है, वो भारत के विरुद्ध ही होगी। कहीं पर भी पूरे भारत में देखिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था स्टेट बनाएगी, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि भारत की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए। सामान्य तौर पर सामान्य समयों में पब्लिक पीस को बना के रखना राज्य की ड्यूटी है, लेकिन अगर परिस्थिति असामान्य हो गई तो केंद्र की जिम्मेदारी होती है। इसलिए नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया। अखंड भारत को बनाए रखने के लिए, इस अखंड भारत को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 352 को स्थापना की गई। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? ठीक है। स्थान क्या है? कारण तो बहुत स्पष्ट एक लाइन का उत्तर है कि भारत की अखंडता बनी रहे और भारत के किसी क्षेत्र में इस प्रकार अशांति ना फैले, विद्रोह ना फैले कि भारत की सुरक्षा ही प्रश्न चिन्ह में आ जाए। इसलिए इमरजेंसी आपातकाल के दौरान भारत सरकार यानी कि केंद्र की सरकार को राज्य सूची के विषय में, ठीक है,
केंद्र सूचिक विषय में, समवर्ती सूचिक विषय में, या ये कहिए हर प्रकार के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति को केंद्रित कर दिया गया। यानी कि इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, पिछली क्लास में भी आपने देखा कि विशेष मामलों में राज्य के सूची में केंद्र विधि बना सकती है, तो इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विधि बनाने का जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है संघ और राज्य के बीच में, ये मात्र पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ठीक है, बल्कि कई बार कई मामलों में कई तरह के प्रश्न उठे हुए हैं, कई तरह के प्रश्न उठे हैं। उन प्रश्नों में एक बहुत कॉमन जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कॉमन जवाब कि उन्नति किसकी करनी है। कई बार हमारी आपकी भी चर्चा हुई है, उन्नति भारत की करनी है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं, ठीक है। तो जब हम भारत को बना रहे हैं तो प्रियम्बल ही बता रहा है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो जब संविधान का उद्देश्य भारत है तो भारत के डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं, न कि किसी अदर चीज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को अपनाया गया है। यानी कि राज्य की शक्तियां, केंद्र की शक्तियां एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हैं। राज्य की शक्तियां, केंद्र की शक्तियां एक दूसरे की विरोधाभासी नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, बल्कि राज्य द्वारा भी अगर किन्हीं शक्तियों का राज्य सूची में विधि बनाने की शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है तो भारत की उन्नति के लिए किया जा रहा है कि स्टेट की उन्नति कराते हुए इंडिया का डेवलपमेंट कराया जाए, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, न कि सेपरेट व्यवस्था बनाने के लिए। इसलिए आपात के समय, इमरजेंसी टाइम में शक्तियों को एक जगह केंद्रीकृत कर दिया जाता है ताकि कोई डिस्प्यूट ना उत्पन्न होने पाए और इंडिया की पीस, शांति बनी रहे। क्लियर है? 352 ये नेशनल इमरजेंसी है। फिर नेक्स्ट बात, स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाए यानी कि राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाए, केंद्र का शासन लगा दिया जाए, इसका क्या अर्थ निकल करके आएगा? इसका भी बड़ा सीधा अर्थ निकल के आता है कि किस आधार पर राष्ट्रपति शासन की संस्तुति की जाएगी। तो बहुत सिंपल सा उसका अर्थ है, आधार होगा यदि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया था उसका उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। अब पता चला कि संविधान के बनाए गए उपबंधों के अनुसार शासन ही नहीं चलाया जा पा रहा है, तो फिर संविधान का ही नुकसान हो जाएगा। तो क्यों ना संवैधानिक उपबंधों में कोई कमी ना आने पाए, उनकी मान्यता, उनकी वैल्यूएशन में किसी भी प्रकार की कमी ना आने पाए, किसी भी प्रकार का दुरुपयोग ना होने पाए, क्यों ना शक्तियों को फिलहाल केंद्रीकृत कर दिया जाए। फिलहाल मैंने क्यों कहा उसका भी कारण अभी बताता हूँ। फिलहाल क्यों ना पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समाप्त करके पावर्स को एक सेंटर में वेस्ट कर दिया जाए, एक ही सेंटर में, एक ही केंद्र में निहित कर दिया जाए। अगर ऐसी व्यवस्था बना करके उस राज्य के शासन तंत्र को संविधान के अनुरूप चलाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के तहत स्टेट को जो पावर्स दी गई थी, उन पावर्स का क्या मतलब है? उन पावर्स का मतलब है डेवलप करने के लिए, संविधान को डेवलप करने के लिए, संविधान के उद्देश्य इंडिया को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ही फेल होने लगी उस शासन तंत्र में तो जाहिर सी बात है, गार्जियन है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास शक्तियां केंद्रित हो जाएंगी। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाई जाएगी और राज्य के शासन को संविधान अनुसार चलाया जाएगा। अपवाद नहीं ले रहा हूं, पंजाब जनरल नियम है कि यह जो शासन होगा 3 साल की लिमिट दी गई है, यानी 3 साल अधिकतम समय दिया गया है कि 3 साल के भीतर राज्य के शासन तंत्र को दुरुस्त करा करके
संविधान के अनुसार सेट करा करके नई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का निर्वाचन कर दिया जाएगा और नेक्स्ट संविधान के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था वहाँ की चले, ऐसी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 356 की व्यवस्था की गई है। यानी कि यह व्यवस्था भी हमारे संघ को ही मजबूत करती है, हमारे संविधान को ही मजबूत करती है। इसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कोई मोनोपोली नहीं लगाती है। उपयोग दुरुपयोग कुछ ना कुछ होते रहते हैं, कई मामलों में ऐसा कुछ रहा। केस लाज भी जब डिटेल पढ़ेंगे, केस लाज भी हम पढ़ेंगे। दुरुपयोगों के लिए बैठा हुआ है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यवस्था है फ्री जुडिशरी, मुक्त न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो वो बैठी हुई है देखने के लिए कि क्या केंद्र सरकार 356 का दुरुपयोग करते हुए जबरदस्ती अपने शासन को अधिरोपित कर रही है या संविधान के प्रमोशन के लिए, संविधान प्रमोट हो, संविधान में कोई हानि न पहुंचने पाए, इसके लिए कर रही है। वो मूल्यांकन करने का काम फ्री जुडिशरी यानी कि कोर्ट के पास मौजूद है। इसलिए दुरुपयोग की संभावना भी कम है। अगर किया जाएगा तो उसे कोर्ट देखेगी और हर चीज करके संविधान के ही डेवलपमेंट को किया जाएगा। 356 360 प्रत्यय संकट इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात होती है। क्रेडिट डिस्टर्ब होने लगे तो आप जानते हैं पूरे भारत में एकल सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी चलती है, एकल मुद्रा प्रणाली चलाई जाती है। एकल मुद्रा मतलब पूरे भारत में रुपया ही, इंडियन रुपया ही, भारतीय रुपया ही मान्य मुद्रा है। और यदि इस मुद्रा की क्रेडिट में कोई कमी आने लगे, किन्हीं आर्थिक व्यवस्थाओं में गड़बड़ी होने के कारण, तो जाहिर सी बात है केंद्र की जिम्मेदारी है कि उस मनी के क्रेडिट को मेंटेन करे। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर या किसी क्षेत्र विशेष में, रीजन विशेष में, जहां पर भी मुद्रा के क्रेडिट में कमी हो रही हो, हानि हो रही हो, राष्ट्रीय आपात इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है और क्रेडिट को मेंटेन कराया जाएगा मनी के। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर रुपए की वैल्यू घट जाएगी, रुपए की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसका परिणाम बहुत सीधा निकलेगा, पूरे भारत में रुपए की वैल्यू पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यानी यदि मुद्रा की वैल्यू किसी भी क्षेत्र में डिस्टर्ब हो रही है, क्रेडिट डिस्टर्ब हो रही है, तो पूरे भारत पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भारत की सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि मनी की क्रेडिट को मेंटेन करने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो हम इमरजेंसी लगाएंगे। और यहाँ तो बहुत अच्छा उदाहरण है, आज तक ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, आज तक कभी लगाया ही नहीं गया है इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो इसका मतलब यही है कि बहुत ही आपातिक स्थितियों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। 70 सालों में आज तक जरूरत नहीं पड़ी है। तो एकात्मक होने के लिए हम इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ये इमरजेंसी प्रोविजंस थे। यानी कि यहाँ पर ठीक है नेशनल पीस को बनाए रखना है, यहाँ पर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, और यहाँ पर सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी है उसके क्रेडिट को बनाए रखना है। इन विशेष परिस्थितियों में ही इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज किया जा सकता है। सामान्य रूप से इनमें से किसी भी पावर का इस्तेमाल संघ का शासन नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। यह स्पेशल कंडीशन में ही, विशेष इमरजेंसी कंडीशंस में ही यूज किया जाएगा। इसलिए सामान्य व्यवस्था ना होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि ये व्यवस्थाएं भारत के संविधान को केंद्रीकृत संविधान बनाती हैं, एकात्मक संविधान बनाती हैं, सेंट्रलाइज संविधान बनाती हैं। ये मात्र इमरजेंसी व्यवस्था है, जनरल रूल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, सामान्य नियम नहीं है। इस बात को याद रखते रहिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट आता है, कई शब्द हैं
लेकिन उसको एक सामान्य शब्द के जरिए भी पढ़ा जा सकता है। टैक्सेशन, करारोपण। पहले बहुत से प्रावधान थे, तमाम आज भी हैं, लेकिन आजकल हम एक शब्द में ही समझ लेते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी का रूल रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया या स्टेट गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक, अच्छी बात। देखिए मजेदार बात, आलोचकों ने कहा कि कमाई धमाई का जो मामला है वो तो केंद्र सरकार अपने पास रख रही है, यानी कि जहां आय की बात आई तो स्टेट्स क्या करेंगे? अरे तो पूरी व्यवस्था दी गई है, ठीक है। जब बात ये आ रही है कि आपके यहाँ सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, एकल व्यवस्था अर्थव्यवस्था के लिए चल रही है, कुछ विशेष जगहों पर ही, विशेष आर्थिक स्थितियों में ही राज्य को विशेष क्षमता दी गई है ताकि मनी क्रेडिट को मेंटेन रखा जा सके। हर तो टैक्स भी प्रभाव डालता है, ठीक है। अब जब हम सिंगल प्रणाली अपना रहे हैं, एकल व्यवस्थाओं को जो है अपना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टैक्सेशन भी एकल हो तो क्या नुकसान है। तो जीएसटी की जो व्यवस्था बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, लेकिन जीएसटी में आप जानते होंगे सेंटर का टैक्स और स्टेट का टैक्स दोनों डिवाइड होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कितना हिस्सा मिलेगा, स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा, ये डिवाइड होता है। स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, रसीद वगैरह आप देखते होंगे तो आपको मिलेगा, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ होता है। और मजेदार बात यह है केंद्र राज्य संबंध, ये उदाहरण मैंने लिया है, आंसर तो ये होगा कि क्या ये सेंट्रलाइजेशन को इंडिकेट करता है या कुछ और इंडिकेट कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन उदाहरण हमने जीएसटी के लिए इसलिए लिया कि लेटेस्ट व्यवस्था आपकी यही चल रही है, जीएसटी ही चल रही है। तो जीएसटी जो है ये केंद्र राज्य पर संबंध पर स्पष्ट प्रभाव डालती है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है स्पष्ट प्रभाव डालती है। तो जो इससे संबंधित, ठीक है, विधेयक लाया गया, बिल लाया गया, तो इसको पास होने के लिए अति विशिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया। यह विधेयक पर अभी 368 पढ़ेंगे तो 368 में भी कुछ बात आएगी। 368 की जो दो कैटेगरी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की, एक है स्पेशल कैटेगरी और एक वेरी स्पेशल कैटेगरी है। अति विशेष बहुमत की बात की जाती है जिसमें कम से कम आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है, अदरवाइज ये बिल कभी भी विधेयक जो है प्लस इक्वल टू जब कम से कम आधे राज्यों की सहमति होगी और राष्ट्रपति की सहमति होगी तभी ये बिल एक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब इस बिल पर आधे से अधिक या आधे कम से कम चाहिए अधिक ही लोगों ने सहमति दी तभी तो लागू किया गया, इनके हिस्सेदारी को मेंटेन किया गया तभी तो लागू किया गया। अगर अब बात आती है कि क्या, ठीक, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं यानी कि आय के साधन हमारे पास जो भी हैं, नेचुरल से लेकर के, ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग तक सभी चीज़ें, तो पूरे भारत में ट्रेड हो रहे हैं, व्यापार और व्यवसाय हो रहे हैं। हर स्टेट एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि अलग अलग तरीके की टैक्स व्यवस्थाएं पाई जाएंगी तो पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था ही डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आवश्यक था एकल प्रणाली का होना। एकल प्रणाली बनाई गई, फिर भी प्रभाव राज्यों पर भी पड़ता है, इसलिए इसमें संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की सहमति की व्यवस्था भी बनाई गई, ताकि राज्यों की हिस्सेदारी में कोई कमी ना आने पाए। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान को सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, बल्कि राज्य केंद्र दोनों मिल करके भारत को मजबूत बनाए, भारतीय परिसंघ को मजबूत बनाए, हर एक तरह से उन्नति हो, ठीक है, और अप टू डेट होते हम चले जाएं, आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं मात्र कि टैक्सेशन की जो व्यवस्था है संविधान में वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, नहीं, राज्यों की पूरी हिस्सेदारी है। राज्य अपने हिस्से की आय को पूरा प्राप्त करते हैं। केंद्र इसलिए वसूली कर रहा है, नियम बना रहा है, ताकि राज्यों के बीच आपसी डिस्प्यूट टैक्स के नाम पर ना होने पाए, पूरे भारत में सिंगल टैक्सेशन प्रणाली रहे, कोई डिस्प्यूट ना होने पाए, उनकी जो हिस्सेदारी है उस राज्य को दे दी जाएगी, वसूली करने के बाद दे दी जाएगी, और सेंटर अपनी हिस्सेदारी को रख लेगा, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के ही रिसोर्सेज हैं, उसी के आधार पर इस व्यवस्था को बनाया गया। यानी कि ये हमारे संविधान को भी एकीकृत दिखने में है, नहीं बना रहा है, बल्कि और यूनियन को और मजबूत कर रहा है, आपसी डिस्प्यूट, इकोनॉमिक डिस्प्यूट से बचा रहा है। ठीक, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद अगला आता है अखिल भारतीय सेवाएं। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। हम मामला फिर अटक गया, ऑल इंडिया सर्विसेज में मामला फिर अटक गया, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, आईएएस, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में आईएएस, आईएफएस, आईआरएस तमाम सेवाएं घोषित हैं। तभी घोषित है, उसका बेस क्या है जानेंगे। डिस्प्यूट तो जान लें कि किस बिहार पर कोई कह रहा है कि भारत का संविधान एकीकृत संविधान है। तमाम सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में घोषित किया गया है। अब बात आई, ये जब आईएएस का चयन होता है यूपीएससी के थ्रू होता है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो चयन हुआ वो यूपीएससी के थ्रू हुआ, संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू हुआ, ठीक। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने दिया, चयन किया यूपीएससी ने, सेलेक्ट किया, अपॉइंट किया राष्ट्रपति ने, और उसके बाद जो जॉब इनको मिली वो स्टेट कैडर में मिली, ठीक है।
यानी राज्यों में भेज दिए गए। एक प्रचलित नाम, ये जॉब में एक प्रचलित नाम डीएम या कलेक्टर साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर साहब। डीएम या कलेक्टर में कोई अंतर है? डीएम या कलेक्टर में सर जब वो प्रशासनिक काम करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जब वो राजस्व के काम करता है तब वो कलेक्टर होते हैं, तब वो कलेक्टर होते हैं। मतलब व्यक्ति वही रहेगा, पदनाम बदल जाएगा। रेवेन्यू रिलेटेड जब वर्किंग होगी तब कलेक्टर के रूप में रहेंगे, ठीक है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे तो वो मजिस्ट्रेट के रूप में रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में रहेंगे। तो सामान्य तौर पर आईएएस कैडर के लोग ही, सामान्य तौर पे बहुत से तरीके हैं लेकिन जनरल यही है, आईएएस में जो सेलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उनको जिलों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलों का बनाया गया, यानी कि जिलों के सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई। जिले राज्य के होते हैं, जिले राज्य के होते हैं। अब मामला फंस गया, क्या, अब प्रश्न है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति करके या आईएएस लोगों को स्टेट कैडर्स में अपॉइंट करके सेंटर निगाह रखने का काम कर रहा है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का काम कर रहा है? एक प्रश्न उठाया गया, क्या इन लोगों का अपॉइंटमेंट करके केंद्र अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखने का काम कर रहा है? तो उत्तर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि जब स्टेट कैडर अलॉट हो जाता है, जिस स्टेट में अपॉइंटमेंट होता है, फिर उनके जो नोडल अधिकारी होते हैं, जो उन्हें गवर्न करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, अपॉइंटमेंट्स करते हैं, तमाम चीज़ें जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही देखे भाले जाते हैं, ठीक है। तनख्वाह हुआ, सब कुछ हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों को मैनेज करती है। योग्यता के अनुसार अधिकारी तो चुन लिया गया सेंटर के द्वारा, लेकिन कार्य स्टेट का स्टेट के लिए ही रहता है। कोई भी ऐसे मैनुअल्स नहीं हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में रहेंगे। तो कैसे कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का उद्देश्य ये था? और मज़ेदार बात, अब दूसरा तरीके से उत्तर जो संविधान में दिया है, इस ऑल इंडिया सर्विसेज की घोषणा कौन करेगा? कौन सी सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी, उसकी घोषणा राज्यसभा करेगी। और राज्यसभा करेगी तो राज्यसभा तो राज्यों की ही प्रतिनिधि है, राज्यों की प्रतिनिधि है। तो जब राज्यों के प्रतिनिधि ने ही किन्हीं सर्विसेज को आवश्यकता अनुसार घोषित किया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में मान्यता दी जाती है, तो हम कैसे कहेंगे, जब स्टेट स्वयं कह रहे हैं कि इन सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज की कैटेगरी में रखा जाए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एजेंट बैठा रही है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एजेंट नहीं बैठा रही है। तमाम वाद विवाद हो जाते हैं, ठीक है, नियुक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अंतिम निर्णय संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट ही करेगा, सेंटर ही करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं इनके, उनका वायलेशन नहीं कर सकता है। यानी कि जहाँ पर भी डिस्प्यूट उत्पन्न हो रहा है, संविधान अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रख रही है, अपनी सर्वोच्चता को बरकरार रख रही है। ना तो सेंटर अपनी मनमानीपन कर सकता है, ना स्टेट अपना मनमानीपन कर सकता है। जो भी कुछ करना है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के अंडर होगा, उसी के अंतर्गत होगा। इसलिए यह बातें भी, ऑल इंडिया सर्विसेज भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को मेंटेन नहीं करते हैं, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेडरल सिम्टम्स हैं, जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं को और स्ट्रांग बना रहे हैं, उन्हीं को और मजबूत बना रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक है? नहीं सर।
दोबारा बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कही गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज की घोषणा राज्यसभा करती है। इनका सिलेक्शन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होता है। लेकिन इनकी जो जॉब होती है, ये जहाँ के भी अधिकारी बनाए जाते हैं वो स्टेट कैडर में होता है। जब वो स्टेट कैडर में पहुँच जाते हैं तो सारी गवर्नशिप स्टेट के कंट्रोल में आ जाती है, केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि ये केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं रह जाते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि ये व्यवस्था फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। कोई सेंटर और स्टेट में कम्युनिकेशन गैप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ना होने पाए, उसके लिए बनाई गई है, सेंट्रलाइज करने के लिए बनाई नहीं गई है। इसलिए यह सिस्टम भी, ऑल इंडिया सर्विसेज भी फेडरेशन को ही अप टू डेट बनाते हैं, ना कि सेंट्रलाइज सिस्टम को अप टू डेट बनाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट किया जाता है, ये पावर है पार्लियामेंट, संसद को। संविधान में संशोधन करने की पावर पार्लियामेंट, संसद को दी गई है। कुछ लोगों का कहना था कि संविधान तो स्टेट और पार्लियामेंट दोनों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए थे, और अमेंड करने का अधिकार किसी एक को दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर अमेंडमेंट के बहाने अपनी ओर संविधान को मोड़ सकती है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था बनाया गया कि मोड़ ना पाए। और साथ ही साथ आज 70 साल बीत चुके हैं संविधान को लागू होने के बाद। 70 साल का इतिहास बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, फेडरेशन के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी अमेंडमेंट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोल है, आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है, उसके विरुद्ध नहीं होगा। जो बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसा भी शब्द आप यूज करिए, उसके विरुद्ध नहीं होगा। और विरुद्ध करना इतना आसान भी नहीं है। तो जो फेडरलिज्म की विशेषता थी, स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट, हमने बीच का रास्ता निकाला कि हम नर्म भी रहेंगे, कठोर भी रहेंगे, ठीक है, स्ट्रिक्ट रहने के साथ नर्म भी रहेंगे। तो तमाम ऐसे उपबंध जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, फॉर्मल प्रोसीजर्स से रिलेटेड हैं, वहां पर तो अमेंडमेंट जनरल, ठीक है, बहुमत के साथ, सामान्य बहुमत के साथ किया जा सकता है। लेकिन 368 में बताया गया, अमेंडमेंट भी किया गया, और इस चीज को एक्सप्लेन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, यहां सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, पावर है। और इस पावर का प्रयोग करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए 2 प्रकार के बहुमत बताए गए। विशेष बहुमत, अति विशेष बहुमत, ठीक। दोनों सदन, ठीक है, दोनों सदन में विशेष बहुमत के साथ कम से कम
आधे राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत भी दोनों सदन में, अति विशेष बहुमत भी दोनों सदन में, और साथ में कम से कम आधे राज्यों। अति लगाने का कारण यह था विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। और दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। तो राज्यसभा तो स्टेट की प्रतिनिधि है, राज्यों की प्रतिनिधि है। यहां पर भी विशेष बहुमत में क्या है, विशेष बहुमत का भी अपना अर्थ है, ठीक है, विशेष बहुमत का भी अपना अर्थ है। कुल का बहुमत प्लस यानी कि टोटल नंबर जो है मेंबर्स की, उसका मेजोरिटी चाहिए, साथ ही साथ जो लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग किए हैं उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए। विशेष बहुमत तो 2/3 राज्यसभा का भी तो चाहिए, लोकसभा का भी तो चाहिए, ठीक है। स्टेट में ही से तो चुन करके राज्यसभा के लोग आए हैं। तो अगर सहमति दे रहे हैं संशोधन की और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, तभी वो संशोधन कर सकती है पार्लियामेंट, अदरवाइज संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि यह कहना कि पार्लियामेंट अपने पक्ष में एमेंड कर करके स्टेट के ऑटोनॉमसशिप जो होती है, स्वायत्तता होती है, उसे समाप्त कर देगी, ऐसा संभव नहीं है। 70 साल के इतिहास भी ये बता रहा है कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संविधान संशोधन की पावर जो पार्लियामेंट को दी गई है वो परिसंघीयता को ही मजबूत कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ही बना हुआ है अपने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के साथ। 1973 में आपका जब बता दिया गया केशवानंद भारती में, आज भी वो फॉलो हो रहा है और होता भी रहेगा। तो ये विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। राज्यों को कोई नुकसान होगा तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध होगा, इसलिए दुरुपयोग की संभावना कम है। 70 साल का इतिहास भी बता रहा है दुरुपयोग की संभावना कम है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात, अगर स्टेट को भी अमेंड करने की पावर दे दी जाती, सेंटर को भी, तो रोज संघर्ष होता, आपस में स्टेट और सेंटर ही लड़ने लगते, तो कैसे हम अपने देश के शासन व्यवस्था को चलाते और भारत की संप्रभुता को, सॉवरेनशिप को मेंटेन रखते, इसमें भी तो समस्या हो जाती। इसलिए व्यवस्था क्या रखी गई कि करेगी तो सिंगल अथॉरिटी अमेंडमेंट, लेकिन मनमाना अमेंडमेंट नहीं होगा। प्रोसीजर्स, अगर उसे अपने पावर का प्रयोग करना है तो प्रोसीजर्स को भी फॉलो करना होगा। और प्रोसीजर्स किसके द्वारा बनाए गए हैं? संविधान के द्वारा बनाए गए हैं। संविधान का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस व्यवस्था को भी यह नहीं कहा जा सकता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेंट्रलाइज कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, बल्कि ये हमारे संविधान को और अधिक मजबूत बनाता है और अधिक योग्य बनाता है, जिसके माध्यम से हमारा शासन बेहतर ढंग से चलाया जा रहा है। इतिहास 70 साल का उठाकर आप देख सकते हैं। कोई बात, कोई ऑब्जेक्शन कुछ हो तो बताइए। नहीं सर। ये हो गया आर। इसके बाद आप लगा देंगे आर। ये मुख्य प्रावधान थे, सभी प्रावधान नहीं थे, ये मुख्य प्रावधान थे जिनके जरिए यही लगातार इंडिविजुअल भी क्वेश्चंस आते हैं, यही लगातार मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन पर चर्चा की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यही 3 दिन में आपने पढ़ा आज। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, बात आती है कि किसने क्या कहा। तो डॉक्टर
अंबेडकर ने परिसंघीय कहा। कल मैंने स्टेटमेंट बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का, ऐसे प्रोविजंस का समावेश है जो तमाम स्थितियों में हमारे संविधान को सेंट्रलाइज कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, फिर भी हमारा संविधान फेडरल संविधान है, परिसंघीय संविधान इन्होंने कहा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने पहले परिसंघीय कहा था 60 के दशक में, लेकिन रिसेंट आंसर है क्वाजी फेडरल, अर्ध परिसंघीय संविधान सुप्रीम कोर्ट भी हमारा मान के चलता है। केसी हुआ क्वाजी फेडरल, केसी हुआ, मतलब कुल मिला के आप सीधा जानिए डॉक्टर अंबेडकर फेडरल, बाकी सभी लोग क्वाजी फेडरल। ठीक, 3 नाम आपके पूछे जाते हैं, 3 नाम पूछे जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, केसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट। एक और नाम सर आइवर जेनिंग्स का पूछ लेता है। ये भी क्वाजी फेडरल मानते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मेंस का क्वेश्चन बनता है, उसको हमें अलग से पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने बताया कि फिजिकली फेडरल है बट इन सोल यह सेंट्रलाइज कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आता है। वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर लिए हैं, किन वर्ड्स में अरेंज करके वर्ड लिक्विड के अकॉर्डिंग हमें लिखना है वो सेकेंडरी बात है। वो मेंस की क्लास में आपके, स्पेशली मेंस की क्लास में रहेगा। हर साल लगभग ये प्रश्न आता है, अलग अलग पोर्शन से भी आते हैं, सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी आता है। ठीक, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर एक छोटी सी चर्चा थी कि फेडरल होगा या सेंट्रलाइज होगा, किन किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फेडरल कहा जाए, किन किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेंट्रलाइज कहा जाए, और दोनों का तुलनात्मक रूप से टैली करके, ठीक है, एक अध्ययन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो हमसे गलती की संभावना न्यूनतम रहे। ये सारा सिस्टम आपका उसी के अनुसार है और परिणाम आप सेटिस्फाई होंगे। कोई बात अगर आपकी रह जाती है, बचती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट में जो है, अब जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ना फेडरल से मतलब है ना सेंट्रलाइजेशन से मतलब है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे संविधान की, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं हमारे संविधान की, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, ये सब इंडिविजुअल, और साथ ही साथ प्रियम्बल में जो तमाम शब्द यूज हुए हैं, प्रभुत्व संपन्नता का क्या अर्थ है, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, गणराज्य, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, इन सब शब्दों की क्या वैल्यू है, कैसी न्याय, कैसी स्वतंत्रता, कैसी बंधुता, जो तमाम शब्द लिखे हुए हैं, यानी प्रियम्बल से लेकर के पूरे संविधान में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेक्स्ट क्लास में अब आपकी वो रहेगी।